जी ने शेयर कर दियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और घंटा जरूर बजाएं। बजाएगा जाइए सारे घंटा छोरे ने कही है। द वर्क ऐसा यूनिट कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो का। ये जो 3% मैंने आपको बताया, समझ में आ गए होंगे। कल आते ही इन्हीं का टेस्ट होगा। ये तीनों पर्सन घर से तैयार करके आना। मैं आपको आओगे जब एक एक पेज दे दूंगा और आपने मेरी जो घंटी है उसके अंदर ये लिख के दिखानी है। हैव ए गुड डे, थैंक्स। है डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें लिख देते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी की जो लंबा रास्ता होगा वो डिस्टेंस, जो छोटा रास्ता होगा वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो 25 बराबर 25। तो सीधी सी बात है कि ये वाली चीज़ और नू घूम का बराबर है। तो बताओ वर्क का फार्मूला डब और 36 लाख। लाख का मतलब कितने हो, अगर 10 की शक्ति 5, देखो लाख लिखो ही हो भाई। 100, 1000, 10,000, लाख। तो 3 और 2 5 जीरो नहीं होगी, तो 36 गुणा 10 की शक्ति 5। और एक सही रूल इसका ये होता है कि जो एक 10 हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है क्लास 10+1 यूनिट 4। इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ द वर्क ऐसा यूनिट कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देंगे। तो देखो डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो आप देखोगे ये कोई खिलौना है, खिलौना गाड़ी है, उसके ये मैंने पहिए दिखाए हैं। और एक जो बच्चा है वो इसको एक धागे के साथ बांध के इसको खींच के लेता हुआ जा रहा है। और धागे के साथ उसने फोर्स लगा रखा है, अपनी तरफ खींच रहा है उस खिलौने को और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है। डियर स्टूडेंट, जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजेंटल। और जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, इसके हम 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा तो हो गया ये वाला, एक हिस्सा हो गया ये वाला। तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है F sin थीटा। और ये वाला किसके बराबर होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है F cos थीटा। ये कैसे आए F cos थीटा, ये वाली लाइन F cos थीटा कैसे आई, ये मैं अभी थोड़ा साइड में सिखाता हूँ। देखो ये एक त्रिभुज होगी F, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये होगा एंगल थीटा। तो देखो हमने ये वाली साइड निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो चीज़ निकालनी वो मैं अगर ऊपर रखूँ, वो जो दे रखी है वो नीचे हो, तो आप बताओ ये जो है क्या हो गया, ये आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा। तो अब देखो क्या किसके बराबर आ गया, F कोस थीटा के बराबर। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, F कोस थीटा। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन किसके बराबर आ गई हमारी, F कोस थीटा के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखो जब अब भाई मान ली ये निकालनी हो वाली, यानी कि ये वाली निकालेंगे उस त्रिभुज को लिख के, तो ये किसके बराबर आ गई, जो निकालनी है वो ऊपर, जो दे रखी है वो नीचे। तो आप कहोगे सर ये तो परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने एक भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। और तुम कहो सर ये तो साइन थीटा होता है, तो क्या किसके बराबर आ गया, F साइन थीटा, ठीक है। तो इसको जगह मैं F साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि जो वर्टिकल की जो लाइन होगी उस पर इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, F साइन थीटा। देखो मैंने पहले लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल की लाइन है, ये ओरिजेंटल लाइन है, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, F कोस थीटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, इन्हें याद कर लो। हॉरिजेंटल वाली में हमने कोस लगा कर दिखाना है, ठीक। अब आगे अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अब देखो पर्सन लिखा है व्हाट इज़ द वर्क ऐसा यूनिट बताओ, और ऐसा यूनिट बतानी है, और कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ प्रोडक्ट लिखो चाहिए, मल्टीप्लीकेशन लिखो, इट इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी उसको हम D नाम के अक्षर से लिख देते हैं, इसको S नाम के अक्षर से भी लिख सकते हो, D एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एंड ऐसे लिख दो, एंड कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट का मतलब भाग, कंपोनेंट ऑफ फोर्स
इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके अंदर जो फोर्स का कंपोनेंट उन दोनों गुणा कर दो। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू डी एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डी स्टूडेंट्स ये वाली, और इसमें फोर्स का कंपोनेंट कौन है, एफ कोस थीटा। इनकी गुणा कर देते हैं, ये होगी जी एफ कोस थीटा, और सही लिख दो तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। वर्क जो है, वर्क इज ए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये देखो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इनको हम डॉट प्रोडक्ट लगा के लिखेंगे। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन बना देना, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया इसका। तो वर्क के बारे में पता चल गया। तो ये तो था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ये तो था बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है कि जैसे इसको हम एक समान रफ्तार से उस खिलौने को बच्चा चलाता हुआ चला जाए। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल जो है, ये एंगल डिसाइड कराएगा कि वर्क कितने प्रकार का होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एंगल वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। देखो ऐसे कर देते हैं हम एंगल को, यहाँ पे मैं टाइटल बनाता हूँ आपका, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितनी प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वर्क। और ये 90 का हो गया, इधर ये होगा और उधर होगा ये, तो ये इसको 90 को पाई बाई 2 भी लिख देते हैं। ये पाई होगी हमारी 180 की लाइन, ये 0 होगी। तो अब देखो क्या है हमारा इसका नियम, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी सुई 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगी तो क्या होगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगी तो कोस जो है वो पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 और पाई के बीच में होगी तो tan और उसका वो तो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ हमारा इसमें कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो जब हमारा एंगल इसके और इसके बीच में आएगा तो क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब समझ गए तुम। तो देखो अब टाइप्स ऑफ वर्क में ये डिपेंडिंग ऑन द एंगल इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक तो पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क बताओ कब होगा, जब ये कितना डिग्री हो, 0 टू पाई बाई 2, when थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, सॉरी। और नेगेटिव कब होगा बताओ, आप कहोगे सर पाई बाई 2 और पाई के बीच में हो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू पाई, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो tan का राज होता है, ये पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और 0 कब होगा, 0 होगा जब वह सुई हमारी बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ठीक है, तो एंगल के ऊपर डिपेंड करते हुए काम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 नेगेटिव वर्क, और नंबर 3 0 वर्क। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब एंगल इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब कि दोनों के दोनों सेम दिशा में जा रहे हो, एंगल 0 डिग्री हो, 0 और पाई बाई 2 के बीच में कितना भी हो। तो ये थी इसकी जानकारी। और मान लो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इनको आपने लिख कर दिखाना है। और डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वेरिएबल फोर्स वो होता है जिसका मान बदलता रहे। जैसे इसको ये बच्चा जो है ना झटका मार मार के चला हुआ है धागे से, कभी ऐसे, तो वो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। तो उस समय हमने ये फार्मूला लगाना है, DW का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइंस पहले कहती है कि छोटे काम के लिए करो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, बड़े के लिए हो जाएगा। तो DW का इंटीग्रेशन होता है W, और फोर्स जो है वेरिएबल है, इंटू DS। ठीक है, लिमिट दे रखी हो तो हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। तो वर्क की सारी बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है भाई SI यूनिट, बताओ क्या होती है वर्क की SI यूनिट। SI यूनिट होगी जूल। साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखो, छोटे से लिखो, सिंबल को लिखो J से। उसके बाद आती है CGS यूनिट। CGS यूनिट होगी अर्ग।
और इनका जो सिंबल हो गया ये तो ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा बार आता है पर्सन, रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 की शक्ति 7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की शक्ति 7 अर्ग के बराबर होती है। ठीक है, तो वर्क का अब टॉपिक क्लियर होने लग गया। आगे इसमें देखो, जो भी बॉडी जो काम करेगी ना, तो वर्क डन बाय द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि भाई कितने समय में काम किया। W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, तो इसमें कहीं भी टाइम है तो बताओ। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए बॉडी, वर्क डन बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इस फार्मूले में कहीं भी टाइम नहीं आया है। दूसरा, अब देखो मैंने वहाँ पे एक चीज़ लिख रखी, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? वर्क डन, ये तो एक पॉइंट था हमारा। टाइम क्या लिखो इसको? टाइम इंडिपेंडेंट, जो चीज़ निर्भर नहीं करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। जैसे देखो, हम पौधों के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, तो हम वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स, जबकि पौधे हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, तो जो चीज़ निर्भर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट है। दूसरा, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। जैसे इसने समझो भाई एक बार, कि जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी है और उसको हमने यहाँ पे लेके जाना है, तो ये तरीका हो गया, एक तो भाई रास्ता हो गया, ये था हमारा बी और ये था सी, ये लगा लो। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? डी। दूसरा, इसी बात को मैं ऐसे भी करता, पहले ए से बी पे आता और बी से फिर किस पर जाता? सी के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं ए से बी पे आया हूँ, बी से सी पे गया हूँ, ये है डिस्टेंस। जो लंबा रास्ता होता है ना, जैसे देखो ए से सी पे गया, कहाँ से गया? देखो ऐसे होता हुआ यूँ, ए से सी पे एक तो इस रास्ते से गया हूँ, तो ये है डिस्टेंस। जो लंबा रास्ता होगा वो डिस्टेंस, जो छोटा रास्ता होगा वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब देखो भाई, आप बताओ ये वाली दूरी इन दोनों का जोड़ के बराबर है कि नहीं बराबर है? जैसे हमने करा भी करा, मान लो ये 3 होती, ये 4 होती, तो ये किसके बराबर होती बताओ? आप कहते सर 5 के बराबर ही, क्योंकि वही 5 का वर्ग इज इक्वल टू 4 का प्लस 3 का, तो 25 बराबर 25। तो सीधी सी बात से कि ये वाली चीज़ और नू घूम का आना बराबर है। तो बताओ वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू, देखो इस तरीके से गए तो अभी कितनी थी? 5। इस तरीके से गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 5। और इस तरीके से घूम फिर के गए तो भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5। एफ डी कोस थीटा, W इज इक्वल टू एफ इंटू 5 कोस थीटा। ये रास्ता कौन सा था हमारा? WAC, और ये रास्ता कौन सा था? WABC। तो जब मैं इस रास्ते गया है, जब भी मेरी उतनी ही उत्तर आया है 5F कोस थीटा, इसमें 5F कोस थीटा। इसका मतलब कि रास्ता कैसा भी हो, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, जो आप कल टेस्ट के अंदर दोगे, वो है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ पावर? पावर क्या होती है? देखो वर्क जो करवाया ना, बिल्कुल वर्क समझ में आ गया तो पावर भी समझ में आ गई। सेम वैसा ही फार्मूला आएगा। पावर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि P इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा, और वर्क में क्या पढ़ाया था बताओ? अभी वर्क में मैंने अभी लिखा था वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ाई है, इसको तो मैं रोकता हूँ। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ये आएगा, एफ पी इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा। तुम कहोगे सर ये वी क्या आ गई? इसमें डिस्प्लेसमेंट गायब हो गई है। डिस्प्लेसमेंट का रोल कौन कर रहा है? वेलोसिटी कर रही है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए मैंने लिखा था। अब सुनो, पावर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज द
पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट। देखो जब भी टाइम लिखूँ रेट लिखूँ तो इसका मतलब dt करनी है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको अंडरलाइन कर लो, बस यही है सारी काम की चीज़। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी। देखो मैंने वर्क में ये बताया था कि उसमें टाइम का कोई डिपेंड नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर देखो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के बारे में लिख दिया। तो अब देखो पावर को P से लिखूं, जब टाइम रेट हो ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को W लिख दूं, और जब भी टाइम रेट की बात आए ना तो टाइम रेट का मतलब होता है टाइम रेट इज इक्वल टू d/dt। ये लिख देता हूँ d/dt, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। टाइम रेट का मतलब d/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन में भी इसको हम यूज़ करते हैं। अब देखो भाई W अभी हमने पीछे पढ़ा है, W इज इक्वल टू F.S, अभी तो पीछे पढ़ाया था हमने, F.D लिख दो जी, F.D। तो ये हो गया P इज इक्वल टू D, W की जगह लिख दो F.D बटे dt। इसके अंदर मान लो कांस्टेंट फोर्स से चल रहा हो, इसने S ले लो फिलहाल, क्योंकि एक फार्मूला हो आपके S से याद क्यों करवा रखा है, F को बाहर ले लो, ये हो गया हमारा ds बटे dt, और F तो बाहर चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये बताओ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा F.V, ठीक है। तो अब देखो आगे की नहीं पावर अपनी P इज इक्वल टू F.V, और जब परली तरफ डॉट आ रही होती है इसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखाना है, इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और F.V को कैसे लिख देते हैं? P इज इक्वल टू F.V कोस थीटा। देखो भाई बात सिद्ध करवा दी कि नहीं करवा दी? वर्क में क्या सिद्ध करवाया था? W इज इक्वल टू F.D कोस थीटा, इसे मैंने सिद्ध करवा दिया F.V कोस थीटा। तो ये थी पावर की बात। पावर की SI यूनिट डिस्कस करो। SI यूनिट होती है इसकी वाट, ठीक है। सिंबल साइंटिस्ट का नाम है ये पूरा, तो छोटे W से लिखो, सिंबल में लिखो W। पावर की जो इंजीनियरिंग यूनिट है, जो इंजीनियरिंग यूनिट है वो होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, जो घोड़ा की जो शक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको कनेक्ट कर रखा है हॉर्स पावर, और इसको हम शॉर्टकट में HP भी लिख देते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। और इसकी जो अलग बिगर यूनिट्स होगी, वो जो बड़ी बड़ी यूनिट होती है उनको हम, जो ये तो इंजीनियरिंग यूनिट होगी, जो बिगर यूनिट होगी उसको हम KW भी लिख देते हैं, किलोवाट, और मेगावाट भी लिख देते हैं। किलो का मतलब कितना होता है? 10 की शक्ति 3, मेगा का मतलब कितना होता है? 10 की शक्ति 6 वाट, ठीक है। जैसे हमने कहा हमारा जो पावर हाउस है वो इतनी मेगावाट बिजली पैदा करता है, 1000 मेगावाट का है, ये 500 मेगावाट का है, तो मेगावाट आपने लिखा होगा। तो पावर की जो बड़ी यूनिट होती है वो मेगा में लिखी जाती है, और जो घनी बड़ी है वो मेगा में है, जो थोड़ी सी छोटी है वो किलोवाट में है। इंजीनियरिंग यूनिट को हम बोलेंगे हॉर्स पावर। जैसे हम कहते हैं ना हमारी मोटरसाइकिल का इंजन कितनी पावर देता है, इतना HP की पावर देता है, तो वो सब इंजीनियरिंग यूनिट के अंदर आती है। तो पावर की स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ में आई, पावर क्या होती है। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ दो बस आखिर में, पावर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें लिख देते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो कल टेस्ट करोगे उसके अंदर आपने लिख कर दिखानी है कि व्हाट इज़ द पावर, पावर क्या होती है, और SI यूनिट डेफिनेशन। पावर में फिलहाल इतना ही कर लो। अच्छा अब देखो भाई एक चीज़ बताओ तुम, कि कोई चीज़ इस फार्मूला में सिंपल करके लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू W/T, या P जो है वर्क मान लो सेम एक ही काम जो है वो करवाना है हमने, ठीक है, दो बंदों से काम करवाना है, सेम काम था सेम काम को मतलब कि जैसे हमने कोई अपना जो स्कूल है इस ग्राउंड के अंदर हमने घास लगवानी है, ठीक है। ये जो अपना ग्राउंड है ना, देखो
इसमें घास लगवानी है। तो ग्राउंड देख लो अच्छी तरह भाई, इतना अच्छा बड़ा काम है, अच्छा प्रोजेक्ट है। तो यो जो काम था यो हमने दे दिया एक आदमी तय, और वो बोला जी मैं तो इस काम ने, काम तो सेम होगा, काम तो मैंने हटा दिया, और वो बोला जी मैं इस काम ने करके दूंगा 25 दिन में। ठीक है, उसके बाद हमने विशाल और विशाल के पापा बुला लिया जो गुड़ियानी वाले हैं, वो बोले जी इस काम ने हम करके देवाएंगे आप तो 21 दिन में। तो अब आप देखो जिनने 25 दिन मांगे थे यानी कि समय ज़्यादा लिया था, इसका मतलब उनकी पावर कम थी, और विशाल ने जो गुड़ियानी वाले भाई हैं उनने जो है वो 21 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है, उनकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो पावर जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और काम जो इससे पीछे पढ़ाया था वीडियो बैक करके देखना, वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो मेरे ख्याल में पावर की तो खाल उतर गई होगी, कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम एक पर्सन और डिस्कस करेंगे, वो है हमारा व्हाट इज़ द एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन भी आपने कल तैयार करके आना है, टेस्ट के अंदर है। एनर्जी क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट बताओ, सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर रही है। इसका देखो, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इसकी डेफिनेशन होगी द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। देखो दोनों की दोनों चीज़ वर्क के साथ रिलेटेड है। पावर में मैं लिखवाया था द टाइम रेट ऑफ वर्क, भाई ये बॉडी। एनर्जी में लिखवा रहा हूँ द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि मुख्य कलाकार कौन है यहाँ पे, वर्क का ही। ठीक है, वर्क के साथ ही इनका खाना दाना चल रहा है, वर्क भी एनर्जी के साथ ही है, पावर भी एनर्जी के साथ ही है, और वर्क के साथ ही है। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, एनर्जी जो है ये तो इसके हमने डेफिनेशन लिख दी है। उसके बाद एनर्जी की जो टाइप्स है डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी कई प्रकार की होती है। ठीक है, एनर्जी कई प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो मेरी आवाज़ ही आपके कानों में आ रही है उसको हम बोलेंगे साउंड एनर्जी, और इसको अकोस्टिकल, अकोस्टिकल में एनर्जी बोलते हैं। अकास्टिक्स और बिल्डिंग भी होती है, जैसे अकास्टिक्स और बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो सिनेमा हॉल होते हैं, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, उनकी जो दीवारें होती है उनके ऊपर ऐसे वो लगाए जाते हैं, वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आवाज़ वहाँ पे गूंजती नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। और साउंड एनर्जी होगी। उसके बाद लाइट एनर्जी, जिसमें आप मेरे को देख पा रहे हो, लाइट एनर्जी को साइंस में ऑप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और कई सुन रखे आपने मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ले लो जी। उसके बाद जो हम खाना खा रहे हैं वो सब क्या है, केमिकल एनर्जी है। नहीं क्या कर भाई, सब्जियाँ आजकल केमिकल डाल रखे हैं, तो वो केमिकल एनर्जी है। उसके बाद ऊपर जो चांद तारे हैं, स्टीलर एनर्जी। हवा जो चल रही है वो विंड एनर्जी। और बताओ, मेरे आगे आगे बोल रहे होगे तुम, सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी, और एक आध याद आ जाओ तो लिख लियो ETC। ठीक है, ये थी इसकी टाइप्स। और डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी की क्या खासियत होती है, इट चेंजेस टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो दो चीज़ों से, एक तो से फॉर्म, क्या बोलोगे ना, फ्रॉम, और एक होगी फॉर्म। भाई आज तो बंदा जो है फॉर्म में है, तो फॉर्म का मतलब क्या है, समझ गया। फॉर्म का मतलब से, तो रूप में है। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कौन सा नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेम एज दैट ऑफ वर्क। जो वर्क में हमने यूज़ करी थी वही थी। वर्क में कौन कौन सी थी, जूल और अर्ग, और लेकिन कुछ इसकी अलग आती है थोड़ी सी, वो बताता हूँ। इसी में मेरे याद आ गया कि लिख देता हूँ यहाँ पे हीट एनर्जी,
हीट एनर्जी भी होती है। तो देखो अब सुनो, 2-3 यूनिट याद कर लो। कोई पूछे ना कि भाई 1 कैलोरी में कितना जूल हो है, 1 कैलोरी में होगा 4.2 जूल। ठीक है। दूसरा और याद कर लो, 1 kWh। ये देखो अक्सर ध्यान से लिखना है, 1 नंबर में आता है, इसको सही छाट के दिखाओ। ऐसे लिखेंगे 1, ये लिखेंगे, कोई बालक लिखेगा 1 kWh और कोई लिखेगा कि भी, तो सही रूप कौन सा है इसका, ये वाला है। क्योंकि किलो जो होता है वो छोटे के से लिखा जाएगा, साइंटिस्ट का नाम उसका सिंबल है बड़े से लिखा जाएगा, आवर जो है घंटा जो है वो छोटे से लिखा जाएगा। ठीक है, ये गलत है इसका। तो 1 kWh किसके बराबर होता है, 36 लाख जूल। और 36 लाख, लाख का मतलब कितने हो, अगर 10 की शक्ति 5, देखो लाख लिखो ही हो भाई, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 3 और 2 5 जीरो नहीं होगी, तो 36 गुणा 10 की शक्ति 5। और एक सही रूल इसका ये होता है कि जो एक दशमलव दिखाई नहीं दे रहा ना वो उड़ा आना चाहिए, तो ये होगा 3.6 गुणा 10 की शक्ति 5, 6 हो जाएगा। जब इसमें उड़ानी सरकाओगे तो फायदा हो जाएगा। तो ये होगी, इस बात ना मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल भी। और डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी की एक और भी सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो होती है 1 EV बराबर 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी की यूनिट थी, आपने ये तैयार करनी है। ठीक है, तो 25 मिनट की वीडियो होगी, कर लोगे? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि वर्क क्या होता है, उसकी बेसिक जानकारी दे दी है सारी। उसके बाद पावर क्या होती है उसकी बेसिक जानकारी मिल गई है, और लास्ट में हमने जो है एनर्जी के बारे में डिस्कस कर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 3% मैंने आपको बताया ये समझ में आ गए होंगे। कल आते ही इन्हीं का टेस्ट होगा, ये तीनों पर्सन घर से तैयार करके आना। मैं आपको आओगे जब एक एक पेज दे दूँगा, और आपने मेरी जो घंटी है उसके अंदर ये लिख कर दिखाना है। हैव ए गुड डे, थैंक्स।